हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन टेल अस दैट स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो and answer the following question. Identify the structure as shown in the above figure. So this is a structure which belongs to the molecular basis of inheritance. Okay, molecular basis of inheritance. So this structure is called as a nucleosome. What is consist? It consists of a DNA molecule which is wrapped around the histone octamer. Histone octamer, which is nothing but it's a protein. Okay, what is it in question? Identify the level P and Q. So P is nothing but it's an DNA, where Q it is an histone which is an present in the form of octamer, which is an protein. Now write the nature of the histone protein. So histone is an positively charged protein. Why it is positively charged? Because the amino acid, basic amino acid is present and it consists the positive charge in the side chain. Consists the positive charge in its side chain. The basic amino acid contain its lysine and arginine, where DNA is negatively charged, which is a genetic material as histone, which is an positive charge. DNA has a negative charge, so this positive and negative charge generally help to stabilize this whole structure. Okay, when you're talking about more about the histone, it is generally consists of an 4 histone molecule arranged in the form of doublet, and they consist together to form an histone octet molecule, which consists H2A, H2B, H3 and the H4. And the last question is distinguish between the euchromatin and the heterochromatin. So whenever this is called as the nucleosome, this is a complete structure. So we called it as an beads on the string structure consist of a chromatin. When the chromatin in the nucleus, if the chromatin is loosely present and lightly stained, we called it as an euchromatin. If it is present tightly and darkly stained, we called it as an heterochromatin. So hello everyone. तो हम लोग जानेंगे कुछ बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम में आने वाले हैं. ठीक है, यही समझते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मेल्ट और कहाँ ये लोकेटेड होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मेल्ट के बारे में जानते हैं. मेल्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू. म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू कहाँ ये प्रेजेंट होता है? लाइनिंग ऑफ द म्यूकोसल ट्रैक. जो म्यूकोसल ट्रैक जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे? जो जीआई ट्रैक, जो हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है वहाँ पे जो पूरा मिकोसा का लाइनिंग प्रेजेंट होता है. हम लोग के जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है वहाँ पे जो लाइनिंग होता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? ये मेल्ट प्रेजेंट होता है. ये कितना कंस्टिट्यूट करता है? 50% ऑफ द होल लिम्फॉइड टिश्यू. इट कंस्टिट्यूट द 50% ऑफ टोटल लिम्फॉइड टिश्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोकाइन बैरियर क्या होता है. तो इस चीज़ को समझते हैं. देखिए, कोई भी अगर वायरस इन्फेक्टेड सेल होगा तो क्या करेगा? वो इंटरफेरॉन INF अल्फा को प्रोड्यूस करेगा. जो इंटरफेरॉन होता है जो नियर बाई सेल को एज एन अलर्ट की तरह काम करेगा कि मैं तो अटैक पे हो गया हूँ, तुम खुद को प्रोटेक्ट करो. सो इसी प्रोसेस के लिए क्या निकलता है? साइटोकाइंस निकलता है. साइटोकाइंस का एग्जांपल क्या है? इंटरफेरॉन्स हो गए, जो नियरेस्ट सेल को प्रोटेक्ट करता है. किससे? वायरस अटैक से. नेम द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द एड्स. और इसका प्रिंसिपल क्या है? तो डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है एड्स के लिए, उसका नाम है इलाइजा. इसका फुल फॉर्म होता है इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एस्से. अगेन इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एस्से. ये सब में होता क्या चीज़ है? तो ये इट इज़ ऑन द बेस्ड ऑन द एंटीबॉडी और एंटीजन के ये इंटरेक्शन पे बेस्ड होता है. जैसे ये दोनों एक दूसरे से बाइंड करते हैं, एग्लूटिनेशन हो जाता है और इसी बेसिस पे हम लोग पता कर पाते हैं कि ये क्या है. तो एड्स का टेस्ट किससे होता है? इलाइजा की मदद से, जो किस पे काम करता है? एंटीबॉडी एंटीजन के इंटरेक्शन पे. अगला बात करेंगे हम लोग कि बोन मैरो और थाइमस का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है ह्यूमन इम्यून सिस्टम में. तो पहले समझते हैं. बोन मैरो जो हम लोग के लॉन्ग बोन्स होते हैं उनके बीच में और टिप रीजन पे बोन मैरोस पाए जाते हैं. और थाइमस जो है बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन, मतलब जो ब्रेस्ट बोन होता है उसके पीछे और हार्ट के पास ये लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है. लोब्यूलर स्ट्रक्चर पाया जाता है. अब होता क्या है? जो बोन मैरो है वो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों को प्रोड्यूस करता है. और प्रोड्यूस तो दोनों कर रहा है, पर बी का कंप्लीट मैचुरेशन बोन मैरो में ही होता है. टी का कुछ मैचुरेशन बोन मैरो में होता है और कुछ मैचुरेशन थाइमस में होता है. इसलिए इसको क्या बोला जाता है? टी लिम्फोसाइट्स भी बोला जाता है. तो इसका बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसके लिए है? हम लोग के बॉडी के इम्यून सेल्स को बनाने में मदद करता है, जिससे हम लोग के बॉडी को इम्यूनिटी मिलता है. ओके, आगे चलें.
ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया कि किस तरीके से हम लोग माइल्ड से क्या समझे, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है लाइनिंग ऑफ द म्यूकोसा ट्रैक में, ठीक है। और ये बॉडी में कहाँ लोकेटेड है, म्यूकोसा ट्रैक में, जैसे जीआई, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक हो गया, रिस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, कितना परसेंट कवर करता है, 50% ऑफ टोटल लिम्फोइड टिश्यू को ये कैरी करता है। हम लोग साइटोकाइन बैरियर समझ में आ गया, जो इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस करता है इंटरफेरॉन्स, जो नियर बाई सेल को अलर्ट करते हैं, उसी को हम लोग साइटोकाइन बैरियर बोलते हैं। एड्स का टेस्ट इलाइजा समझ गए किस बेसिस पे काम करता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन, और बोन मैरो और थाइमस का कहाँ लोकेशन है और क्या रोल है हमारे बॉडी में, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो इसका एक क्वेश्चन का पार्ट बी था, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि हम लोग कुछ फिल करना है, जैसे ब्यूटारिक एसिड, तो ब्यूटारिक एसिड किससे प्रोड्यूस होता है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। और ये क्या है, ब्यूटारिक एसिड का यूज़ क्या है, फूड में, फूड केमिकल्स हो गया, फार्मा इंडस्ट्रीज़ हो गया, उसमें यूज़ होता है। फिर हम लोग बात करेंगे किसका, स्टैटिन्स का। स्टैटिन किससे प्रोड्यूस होता है, मोनासिस परप्यूरेसिस। इसका काम क्या है, बॉडी में जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है उसको सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ करना, जिससे किसी भी प्रकार का जो हार्ट ब्लॉक्स का खतरा होता है, जो एथोसिरोसिस का खतरा होता है, ये सब के खतरा को क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। वेरी गुड। आगे चलते हैं हम लोग साइक्लोस्पोरिन्स पे। कौन प्रोड्यूस करता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। इसका काम क्या होता है, इम्यूनो सप्रेसेंट, बॉडी में इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह कवर करता है। सपोज कीजिए कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया, तो उस ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इस चीज़ को दिया जाता है कि उसका इम्यून सिस्टम क्या रहे, इम्यून सिस्टम क्या रहे, सप्रेस्ड रहे, जिससे उसका बॉडी एक्टिव नहीं हो जाए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ये जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है ये कैसे होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ द टी लिम्फोसाइट से, ठीक है। चलिए लोग हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, अब ये हम लोग देख रहे हैं डिस्टिंक्विश बिटवीन द टू सेल्स दैट इज इनक्लोज्ड बाय द मैच्योर गैमेटोफाइट ऑफ द एंजियोस्पर्म। नहीं, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए ये क्या चीज़ है, ओके। तो ये देखिए ये क्या चीज़ है, मैच्योर पॉलन ग्रेन है। मैच्योर क्या है, पॉलन ग्रेन, बोले तो मेल गैमेटोफाइट। हम लोग देख पा रहे हैं इसके पास क्या है, एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी लार्ज होता है, जबकि जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो इतना बड़ा नहीं होता है। जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो इतना बड़ा नहीं होता है। वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो कहीं ना कहीं स्पिंडल शेप का होता है, जबकि जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर शेप का आपको देखने को मिलता है। तो ये पॉलन ग्रेन है, इसका काम होता है वेजिटेटिव सेल का कि इसको फूड या फिर हम लोग कह सकते हैं न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करना। और जनरेटिव सेल जो है ये किससे मदद करता है, ये फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन में। ओके आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, तो ये समझ में आ गया, इनक्लोज द मैच्योर सेल ऑफ द डिस्टिंक्विश बिटवीन वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल। सबसे पहले इसका न्यूक्लियस का डिफरेंशिएशन देखेंगे। न्यूक्लियस बड़ा होता है, न्यूक्लियस छोटा होता है, इसका न्यूक्लियस स्पिंडल शेप का होता है, इसका न्यूक्लियस इरेगुलर शेप का होता है। ये फूड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जबकि ये फर्टिलाइजेशन करके नेक्स्ट जनरेशन में ये पास हो जाता है। ओके और इस डायग्राम में देखिए अगर सेम फ्लावर में वो क्या कर रहा है, पॉलिनेट कर दे रहा है अपने ही फ्लावर में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी। क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोगैमी। मतलब ये सब कुछ सेम फ्लावर में हो रहा है, सेम फ्लावर, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे दो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिटिनोगैमी। मतलब इसमें क्या होगा, वो फ्लावर तो डिफरेंट होगा, फ्लावर डिफरेंट होगा पर प्लांट सेम होगा। प्लांट क्या होगा, सेम होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेटिनोगैमी। फिर हम लोग बात करेंगे किसकी, जीनोगैमी की। जीनोगैमी यहाँ जो हम लोग देख पा रहे हैं कि एक तो डिफरेंट फ्लावर भी होगा और साथ में साथ डिफरेंट प्लांट भी होगा। क्या है यहाँ पे, डिफरेंट फ्लावर भी है प्लस वो डिफरेंट प्लांट का भी है। तो कंप्लीट वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन जीनोगैमी में आता है। ये दोनों में बहुत ज़्यादा होमोजाइगोसिटी क्या होता है, फैलता है, ठीक है। हम लोग इस चीज़ को समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि किस तरीक़ा से फ्लावर अचीव करता है पॉलिनेशन। जैसे कि हम लोग वाटर लिली की जब बात करेंगे तो ये देखिए वाटर लिली असल में होता है क्या चीज़ है कि वो पानी के सरफेस के ऊपर ही ग्रो करते हैं, तो उनको वाटर करंट से कोई लेना देना नहीं है। ये मानिए ये मेल फ्लावर है,
ठीक है। और ये क्या है, अगर फीमेल फ्लावर है तो ये आराम से पॉलन ग्रेन एयर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू वो क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा। तो इसमें वाटर का कोई भी रोल नहीं होता। दो ये प्लांट वाटर में ग्रो करते हैं पर इनके वाटर में कोई भी रोल नहीं होता। पर हम लोग वर्सिनिलिया की बात करेंगे तो इसमें होता क्या है चीज़ है, ये फीमेल फ्लावर टॉप करके ये इसका जो ये स्टाइल होगा ये ऊपर तक इसको लेके आएगा और यहाँ पे मेल फ्लावर होगा जो पॉलन ग्रेन को रिलीज़ करेगा, जो विद द हेल्प ऑफ वाटर करेंट फीमेल फ्लावर तक पहुँचेगा। कहाँ से, मेल से लेके फीमेल तक पहुँचेगा और फिर क्या होगा वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। तो इसमें वाटर इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसको हाइड्रोफिली बोला जाता है। ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये हम लोग देख पा रहे हैं, ये डायग्राम को देखते हैं, ये क्या है, फीमेल ओवा है। ये जो बाहर हम लोग देख पा रहे हैं इसका नाम क्या होता है, कोरोना रेडियाटा दिया हुआ है। उसके अंदर है जोना पेलुसिडा, उसके अंदर फिर जोना पेलुसिडा। तो ये हम लोग देख रहे हैं, जैसे देखिए पी स्पर्म जो है वो जैसे ही जोना पेलुसिडा को टच करता है तुरंत जैसे ही स्पर्म, जैसे इसको मैं साइज को रिड्यूस कर दूँ, चलिए तो ये एक स्पर्म है, जैसे ये जोना पेलुसिडा को टच करेगा, जोना पेलुसिडा, जैसे ये जोना पेलुसिडा को टच करेगा वैसे ही कॉर्टिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। कॉर्टिकल रिएक्शन स्टार्ट होते हैं जिसके कारण फिर सारे स्पर्म का एंट्री बंद कर दिया जाता है। स्पर्म का एंट्री क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, जिससे पॉलीस्पर्मी स्पर्मी नहीं होता, जैसे पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट होता है या फिर रुकता है। अगेन स्पर्म जैसे जोना पेलुसिडा में टच हुआ वैसे कॉर्टिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है जो स्पर्म के एंट्री को ऑफ कर देता है, जिसके कारण पॉलीस्पर्मी नहीं हो पाता। जैसे ये पी अंदर चला जाएगा, इसको पेनिट्रेट करने के लिए इसका जो टिप जिसमें हेड में जिसमें हम लोग एक्रोजोम्स कहते हैं उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो इसको डाइल्यूट कर देते हैं, डिस्ट्रैक्ट करके इसको फिर अंदर चले जाते हैं, फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो पी जो है वो फर्टिलाइजेशन करेगा, क्यू और आर फर्टिलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करेगा। जोना पेलुसिडा का किससे मदद करता है, देखिए फर्टिलाइजेशन में जैसे ये स्पर्म कॉन्टैक्ट में आएगा जोना पेलुसिडा लेयर के, देखिए ओवम में इंड्यूस होगा चेंज मेम्ब्रेन में जो ब्लॉक कर देता है कि इसको एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म्स का। ठीक है। या ये भी इंश्योर करता है कि एक बार में सिर्फ एक ही स्पर्म अंदर आएगा जिससे पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है। जो सिक्रीशन होगा एग्रोजोम का वो मदद करता है स्पर्म को इंटर करने में साइटोप्लाज्म किसके, ओवा के, किसके थ्रू, जोना पेलुसिडा के थ्रू और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है। अब उसके बाद जैसे बंद रह जाएगा म्यूटिक डिवीज़न कंप्लीट हो जाएगा और सेकेंडरी ओसाइट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अनइक्वल डिवीज़न से होता है, फिर स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज करके क्या बना देगा, सेकेंडरी जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगा। हम लोग फिर समझते हैं। तो जोना पेलुसिडा क्या होता है, ये कॉर्टिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने में मदद करता है जो दूसरा फिर स्पर्म को एंट्री करने नहीं देता। फिर क्या क्या चेंज हो रहा है ओवा में, जैसे स्पर्म एंटर हुआ वैसे उसका मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा अनइक्वल डिवीज़न होगा, सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा किसका, देखिए जैसे कि ओवा जो होगा ओवम उसमें क्या होगा, जो ये मियोसिस 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा जिसके कारण एक तो एग बनेगा और साथ में साथ एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनता है। और फिर ये जो एग होगा ये फर्टिलाइज कर जाएगा किसके साथ, स्पर्म के साथ, जिससे फिर क्या बनेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ओके, जाइगोट का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक्रोजोम और मिडिल पार्ट ऑफ ह्यूमन स्पर्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फर्टिलाइजेशन। तो कैसे, जो एक्रोजोम होता है वो एंजाइम रखता है जो इसको फिर मदद करता है, जबकि मिडिल पार्ट जो है उसमें बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो मदद करता है स्पर्म को किसमें, आगे मूव करने में। तो हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये, सॉरी मेरा डायग्राम थोड़ा सा बुरा तो है ही, ठीक है। सीधा हम लोग उसको समझते हैं कि ये जो मिडिल पार्ट होता है इसमें बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये तो फ्लैजिला हो गया, ये मिडिल पार्ट हो गया, ये हो गया जो मदद करता है किसमें, उसको मूव करने में। ओके, अब हम लोग बात करते हैं लास्ट टॉपिक आज का जिसे हम लोग लैक एप्रॉन बोलते हैं। तो लैक एप्रॉन को सबसे पहले दिया किसने था, जेनेटिस्ट फ्रांसिस जैकब और एक बायोकेमिस्ट मोनार्ड ने। तो आपको बस ये दो नाम याद रखना है, जैकब एंड मोनार्ड। अब इस चीज़ को समझते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले एक प्रमोटर होता है, फिर ये आई जो है इसको हम लोग इंड्यूसर नहीं मान देंगे, ये रिप्रेसर प्रोटीन को फॉर्म करता है। उसके बाद फिर एक प्रमोटर, फिर एक ऑपरेटर और फिर हम लोग का जो ट्रांसक्रिप्शनल जीन होता है वो प्रेजेंट होता है। अब हम लोग समझते हैं किस तरीक़े से ये काम करता है। ठीक है, पहले हम लोग बेसिक डायग्राम से समझते हैं फिर इसका थ्योरी समझ लेंगे। देखिए जैसे ये जो लैक एप्रॉन है इसका काम होता है कि किसी तरीक़े से ये आरएनए
जो पॉलीमरेज होगा ये इसको आगे नहीं जाने देता है। क्यों? तो ये एक रिप्रेसर बनाएगा एमआरएनए, जो रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, ये ऑपरेटर रीजन से जाके बाइंड हो जाएगा, लिखा है ना, रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द एप्रॉन। पर जैसे ही इंड्यूसर आया ये जाएगा और इस ऑपरेटर रीजन से बाइंड कर जाएगा, जिसके कारण ये चीज़ खुल जाएगा और ये जो आरएनए पॉलीमरेज होगा वो आगे जाएगा, लैक एप्रॉन से लैक एमआरएनए बनेगा, जिससे अलग अलग प्रोटीन्स बनेंगे जिनका अलग अलग रोल होता है। आइए इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले जो लैक एप्रॉन होता है किसको दिखा रहा है? पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन, मतलब ए सिंगल जीन कैन फॉर्म द मेनी प्रोटीन्स। अब देख रहे हैं सिंगल जीन बहुत सारा अलग अलग प्रोटीन्स को फॉर्म कर रहा है, उसको हम लोग पॉलीसिस्टोनिक जीन बोलते हैं, जिसमें कॉमन प्रमोटर होता है और रेगुलेटरी जीन होता है। ऐसा बहुत ज़्यादा कॉमन है किसमें? बैक्टीरियाज के बीच में, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एज एन ऑपरॉन बोलते हैं। बहुत सारा अलग टाइप का एप्रॉन होता है, जैसे लैक एप्रॉन हो गया, टैप ऑपरॉन हो गया, एराप्रॉन हो गया, ऐसा बहुत सारे पाए जाते हैं। ठीक है, अब समझते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक सबसे पहला एक रेगुलेटरी जीन, जिसको आई जीन बोलते हैं। यहाँ आई का मतलब नहीं होता है इंड्यूसर, यहाँ का आई का मतलब होता है इनहिबिटर, जो रोके, जो रिप्रेस करे, जो सप्रेस करे। 3 जीन पाए जाते हैं। देखिए सबसे पहला क्या क्या चीज़ है? पहले तो जेड जीन, वाई जीन और ए जीन। तो आई तो हम लोग समझ गए थे कि रिप्रेसर कोड कर रहा था। जेड जीन जो होता है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज कॉज करता है, जो लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ने में मदद करता है। जबकि परमिएज जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी बढ़ाता है कि उसके अंदर आराम से लैक्टोज आ सके। अगेन जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइड बना रहा है, जो ग्लूकोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ता है। परमिएज परमिएबल बनाता है सेल मेम्ब्रेन को, कि आराम से जो है लैक्टोज अंदर जा सके। और ट्रांस एसिटाइलेज का काम होता है कि वो एसिटाइलेज ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है। इसका कोई स्पेसिफिक रोल अभी तक हम लोग को नहीं पता चला। और जो ये प्रोडक्ट होते हैं लैक एप्रॉन का, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब लैक्टोज नहीं रहेगा सेल के अंदर तो क्या होता है? ये रिप्रेसर प्रोटीन खुद को कोड करेगा और ये रिप्रेसर जाके ऑपरेटर रीजन में बाइंड कर जाएगा और ये ट्रांसक्रिप्शन रुका हुआ है। पर जब भी रुका भी रहेगा तब भी मिनिमम स्टेट ऑफ रिप्लिकेशन, ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये चलते रहेगा एकदम मिनिमम। इसके कारण हल्का हल्का जो है वो, जैसे ही लैक्टोज या फिर लैक्टोज अंदर जाएगा, तुरंत ये जाके जो लैक्टोज होगा वो तुरंत जाके ये जो इंड्यूसर की तरह काम करेगा और जाके ये किससे बाइंड करेगा? ऑपरेटर रीजन का रिप्रेसर से, और इसको खुल जाएगा और तीनों चीज़ बच जाएगा। फिर ज़्यादा परमिएज आएगा, ज़्यादा लैक्टोज अंदर आएगा, जितना भी बनना होगा बन जाएगा। फिर जैसे ख़त्म हो जाएगा फिर ये रिप्रेसर बनाएगा और ये जाके उससे बाइंड कर जाएगा, और इसी तरीक़े से ये चीज़ चलते रहता है। देखिए क्या लिखा हुआ है? ए वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक एप्रॉन हमेशा प्रेजेंट होता है सेल में ऑल द टाइम, अदरवाइज लैक्टोज जो है वो अंदर आ ही नहीं पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन है जो इंड्यूसर की तरह काम करते हैं, जो आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है? जैसे लैक्टोज हो गया और एलोलैक्टोज हो गया। जो रिप्रेसर होता है वो इनएक्टिवेटेड होता है, कैसे? बाय इंटरेक्शन विद द डाटा ऑफ द इंड्यूसर। जैसे इंड्यूसर आएगा तो लैक्टोज जो है वो अपना काम करना बंद कर देगा। एंड थैंक यू, कीप लर्निंग, योर एग्जाम्स आर वेरी नियर, सो कीप स्टडी एंड check the description box for the further detail. Thank you.